नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवेल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ विमल का इंसाफ नॉवल का पार्ट 4। इसके बाकी के 3 पार्ट्स आपको ऊपर आई बटन की लिंक से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं विमल का इंसाफ नॉवल का पार्ट 4। मिसेस पिंटो एक लगभग 50 साल की औरत थी, जिसकी सारी जिंदगी बचपन तक वेश्यावृत्ति के धंधे में गुजरी थी। जब से वो काले पहाड़ की प्रजा बनी थी, तब से उसने बहुत तरक्की की थी। कंपनी की पैट्रनेज की ही वजह से किसी पुलिसिये की उसके वेश्यालय की तरफ आंख तक उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। हालांकि उसका वेश्यालय खुलेआम चलता था। संध्या उसके पास पहुंची। संध्या, मिसेस पिंटो बोली, मैं 2 दिन से तेरे से एक बात पूछने की कोशिश कर रही थी। कौन सी बात मिसेस पिंटो? संध्या सहज भाव से बोली, अभी 2 दिन पहले तू नटराज होटल में डोगरा के पास गई थी। हाँ, तू वहाँ से लौटी कब थी? संध्या हिचकिचाई। फिर मिसेस पिंटो की पैनी निगाह अपने चेहरे से हिलती न पाकर वो बोली, ध्यान नहीं मिसेस पिंटो। क्या ध्यान नहीं? मिसेस पिंटो उसे घूरती हुई बोली, अभी 2 दिन पहले की तो बात है, क्यों ध्यान नहीं? संध्या खामोश रही। आमतौर पर कब लौटती है? मिसेस पिंटो ने पूछा। सुबह, संध्या कठिन स्वर में बोली। सवेरा होने के वक्त से थोड़ा पहले या थोड़ा बाद? तो फिर अब ये याद करना क्या मुश्किल है कि उस दिन तू कब लौटी थी? सवेरा होने पर लौटी थी? नहीं। तो मैं 2 बजे लौट आई थी। क्यों? डोगरा साहब ने भेज दिया था। 2 बजे ही? हाँ। क्यों? मुझे क्या मालूम, उन्होंने कहा जाओ, मैं चली आई। डोगरा किसी लड़की की पूरी रात की कीमत अदा करके उसे 2 बजे भेज दे, ये नहीं हो सकता। उस रात उनका मूड ठीक नहीं था। मूड न ठीक होने पर तो डोगरा और भी ज़्यादा भूखे बाज की तरह लड़की पर झपटता है। मैं क्या उसे जानती नहीं? मैं कंपनी के हर ओहदेदार की एक एक आदत को जानती हूँ। अपने ख़राब मूड को ठीक करने के लिए ही तो डोगरा लड़की तलब करता है। मिसेस पिंटो, मैं 8 बजे वहाँ पहुँच गई थी। उस जैसा उम्र दराज आदमी सारी रात तो परफॉर्म नहीं कर सकता था। तो क्या हुआ? कीमत तो उसने तेरी सारी रात की दी थी। लेकिन वो परफॉर्म ना कर सकता हो, लेकिन तू तो कर सकती थी, इसलिए तो तेरी कीमत ज़्यादा है। इसलिए उसने तुझे तलब किया था। उसने विस्की ज़्यादा पी ली थी, वो सो गया था। फिर भी वो तुझे बीच रात में वापस जाने के लिए नहीं बोल सकता था। वो सोता भी लड़की को दबोच कर उसके ऊपर चढ़कर था और उठते ही फिर झपटता था। मैं क्या जानती नहीं उसे? लेकिन मुझे उसने 2 बजे भेज दिया था। संध्या तीखे स्वर में बोली, ये नहीं हो सकता। यही हुआ था। इधर आ। संध्या उसके करीब आई। मिसेस पिंटो ने हाथ बढ़ाकर उसकी एक छाती दबोच ली और उसे यूं मरोड़ा जैसे गीला कपड़ा निचोड़ रही हो। संध्या के मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली। फौरन उसकी आंखों में आंसू छलछलाए। हरामजादी, मिसेस पिंटो कहर भरे स्वर में बोली, होशियारी दिखाती है, झूठ बोलती है मेरे से। छोड़ो, संध्या कराह कर बोली, छोड़ो। इतना मारूंगी कि महीना धंधा करने के काबिल नहीं रहेगी। छोड़ दो प्लीज़। मिसेस पिंटो ने हाथ खींच लिया। बैठ जा, उसने हुक्म दिया। पीड़ा और अपमान से जलती हुई संध्या उसके सामने बैठ गई। अब झूठ बोलेगी? नहीं। अब झूठ बोली तो भट्टी में जलती लकड़ी डाल दूंगी, समझ गई? हाँ, बोल क्या हुआ था? संध्या ने बता दिया। यानी कि कत्ल तेरे सामने नहीं हुआ था। सारी बात सुन चुकने के बाद मिसेस पिंटो बोली। नहीं, संध्या दबे स्वर में बोली, लेकिन ज़रूर मेरे वहाँ से जाते ही उस आदमी ने डोगरा साहब को खलास कर दिया था। अखबार में छपा है कि उनका कत्ल 2 बजे के आसपास ही हुआ था। तूने ये बात उसी रात मुझे क्यों नहीं बताई? डोगरा साहब ने मना किया था। क्या? मिसेस पिंटो आंखें निकाल कर बोली। मैं गणपति की कसम खाकर कहती हूँ मिसेस पिंटो, मुझे डोगरा साहब ने मना किया था। उन्होंने कहा था किसी से बात नहीं करनी। यहाँ जो कुछ हो रहा है उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहना। तुम्हारा लिफाफा उधर मेज़ पर पड़ा है, उसे उठाओ और सीधी घर जाओ। मैंने तो कंपनी के इतने बड़े ओहदेदार का सिर्फ कहना माना था मिसेस पिंटो। उस वक्त मुझे ये थोड़ी ना मालूम था कि वो सचमुच ही डोगरा साहब का कत्ल कर देने वाला था। लेकिन कत्ल की खबर लग जाने के बाद तो सारी बात मुझे बताई होती। मुझे अपना भी तो डर था। अपना क्या डर था तुझे? उसने मुझे भी तो धमकाया था कि अगर मैंने पुलिस या डोगरा साहब के किसी हिमायती के सामने अपनी ज़ुबान खोली तो वो मुझे भी खलास कर देगा। तुझे कैसे खलास कर सकता था वो? एक बार तू वहाँ से चली आती तो वो तुझे कैसे खलास कर सकता था? मिसेस पिंटो, वो बड़े दयनीय स्वर में बोली, आखिर उसने डोगरा साहब को भी तो तलाश किया था। डोगरा साहब के सामने मेरी क्या हस्ती है?
जब वो डोगरा को तलाश कर सकता था तो मुझे क्यों नहीं कर सकता था? तूने उसे बताया था कि तू यहाँ से आई थी? नहीं, लेकिन वो तो यहाँ होकर गया था। मिसिस पिंटो फिर उसे घूरने लगी। तुझे कैसे मालूम? वो बोली। अगले रोज मुझे और लड़कियों ने बताया था। क्या बताया था? कि वो घोरपड़े के साथ यहाँ आया था। घोरपड़े आते ही तुम्हारी छाती पर चढ़ बैठा था और खबरदार, जास्ती बात नहीं। संध्या ने होंठ भींच लिए। उस आदमी को, उस मवाली को जिसने डोगरा साहब का कत्ल किया था, तूने अच्छी तरह से देखा था? हाँ। इतनी देर तू उसके पास ठहरी थी कि उसे अच्छी तरह से देख पाती? हाँ, मैं तो डोगरा साहब के साथ सोई पड़ी थी जबकि वो वहाँ पहुँचा था। मैंने उसके सामने अपने कपड़े पहने थे, बाल संवारे थे और चेहरे का मेकअप दुरुस्त किया था। तू उसका हुलिया बता सकती है? हाँ, खूब अच्छी तरह से। बता। वो एक बड़ा खूबसूरत सिख नौजवान था जो। क्या बकती है? मिसेस पिंटो ने उसे बीच में ही टोक दिया। संध्या हड़बड़ाई। मिसेस पिंटो, वो बोली, तुम्ही ने तो कहा है कि मैं डोगरा साहब के हत्यारे का हुलिया बयान करूं। कहा है, लेकिन तू तो उसे सिख बता रही है। जब वो सिख था तो सिख ही तो बताऊंगी। लेकिन जो आदमी यहाँ आया था वो तो सिख नहीं था, वो तो कालीचरण था। न दाढ़ी थी न मूंछ, क्लीन सेव्ड। कमाल है। यहाँ जिन लड़कियों ने तुझे घोरपड़े के साथ आए आदमी के बारे में बताया था, उन्होंने तुझे ये नहीं बताया था कि वो सिख नहीं था? नहीं। क्या चक्कर है? मिसेस पिंटो बड़बड़ाई। क्या दो आदमी डोगरा साहब के पीछे थे? क्या एक ने यहाँ से उनका पता मालूम किया था और दूसरे ने खून किया था? हो सकता है। क्या हुलिया बता रही थी तू उस सिख का? मंझोला कद, संध्या अपने ज़हन पर खूबसूरत सिख युवक का अक्स उतारती हुई बोली। इखरा बदन, बड़ी बड़ी आंखें, सुतवा नाक, खूबसूरत होंठ, मोतियों जैसे सफ़ेद सुडौल दांत, धीर गंभीर आवाज़, नीले रंग का शानदार सूट, लाल टाई, लाल पगड़ी, काली 50, बाएं हाथ की दूसरी उंगली में गन मेटल की सोने की अंगूठी। मिसेस पिंटो मंत्रमुग्ध सी उस सरदार का हुलिया सुन रही थी। ये तो तू बड़ी गंभीर बात बता रही है, मिसेस पिंटो बोली। ये तो किसी को भी नहीं मालूम कि डोगरा का कत्ल करने वाला कोई सिख था। संध्या खामोश रही। इतनी अहम बात की तो तुझे फौरन कंपनी में खबर करनी चाहिए। उसने फ़ोन अपनी तरफ घसीट लिया और बड़े उतावलेपन से कंपनी का नंबर डायल करने लगी। संध्या खामोशी से उसके सामने बैठी रही। मिसेस पिंटो ने अभी अभी जो अत्याचार उस पर किया था, उसकी वजह से उसकी छाती एक रिश्ते हुए जख्म की तरह दुख रही थी। उसका बस चलता तो बदले में वो मिसेस पिंटो की बोटी बोटी नोच डालती, लेकिन बस ही तो नहीं चलता था उसका। मिसेस पिंटो के खिलाफ वहाँ किसी का भी बस नहीं चलता था। अगर वो सरदार इस वक्त मुझे मिल जाए, वो मनी मन बोली, और डोगरा की ही तरह इस बुढ़िया का भी खून कर दे तो मैं उम्र भर उसके पाँव धो धो कर पीऊँ। तभी मिसेस पिंटो की कॉल लग गई। उसे संध्या से डोगरा के हत्यारे की बाबत जो बात मालूम हुई थी वो उसकी निगाह में इतनी महत्वपूर्ण थी कि कंपनी में सुलेमान साहब से नीचे किसी से बात करना कबूल नहीं किया। उसकी निगाह में वो बहुत मार्के की बात थी और उसे बदले में भारी शाबाशी हासिल होने वाली थी। लेकिन शाबाशी की जगह सुलेमान की तरफ से जब गालियों की बौछार उस पर पड़ी तो उसके छक्के छूट गए। तकरीबन उसी वक्त टेलीफोन पर विमल से हुए वार्तालाप की वजह से वो पहले से ही भन्नाया हुआ था। ऊपर से वो बुढ़िया एक बेहूदी बेकार की बात उसे बताकर उसके कान खा रही थी। हरामजादी ने 2 दिन तो छुपा कर रखा कि सोहल घोरपड़े को शीशे में उतारकर उसके वैश्यालय का भी चक्कर लगाकर गया था, और अब वो उसे बताकर बड़ा तीर मार रही थी कि डोगरा का कत्ल करने वाला शख्स एक सिख था। मैं उस आदमी की भी खबर लूँगा। सुलेमान दांत पीसता हुआ मनी मन बोला, जिसने उस बुढ़िया की वो बेहूदी कॉल मुझे लगाई थी। दूसरी तरफ से रिसीवर पटके जाने की आवाज़ हथौड़े की चोट की तरह मिसेस पिंटो के कान के पर्दे से टकराई। उसने धीरे से रिसीवर क्रेडल पर रखा। शाबाशी की तलबगार मिसेस पिंटो के चेहरे पर उस वक्त ऐसे भाव थे जैसे अभी किसी ने उसे फांसी की सजा सुनाई हो। तू यहाँ क्या कर रही है अभी तक? एकाएक वो भड़क कर संध्या से बोली। चल उठ, भाग, दफा हो यहाँ से। संध्या हड़बड़ाई और स्प्रिंग लगे खिलौने की तरह उछलकर खड़ी हो गई। हे भोले भंडारी, बाहर की तरफ जाती हुई मनी मन बोली, उसी सरदार को मौत का परवाना बनाकर इस बुढ़िया के लिए यहाँ भी भेज दो। चैप्टर 2। उसी रोज रात पड़ने तक कंपनी को चोट पहुंचाने के लिए विमल ने अपना अगला लक्ष्य निर्धारित कर लिया। वो लक्ष्य था हरनबी रोड के फैशनेबल इलाके में स्थित क्लब 29। होटल सीव्यू से वहां तक उस रोज विमल ने 2 बार शांतिलाल का पीछा किया। शांतिलाल के वहां जाने की वजह से ही उसकी तवज्जो क्लब की तरफ गई थी। फोर्ट के इलाके में जहाँ की वो क्लब स्थित थी, थोड़ी पूछताछ करने पर उसे ऐसा संकेत मिला कि वो क्लब कंपनी की संरक्षण प्राप्त इस्टेब्लिशमेंट हो सकती थी। नज़दीकी कमाटीपुरे के ज़राइम पेशा इलाके से उसने उस बारे में ज़्यादा बारीकी से पूछताछ की तो इस बात की तस्दीक हो गई कि क्लब कंपनी की मिल्कियत थी और अमेरिकन स्टाइल के गैरकानूनी जुए का बम्बई से बाहर तक तो क्या, मुल्क से बाहर तक मशहूर अड्डा था। और कंपनी का ओहदेदार शांतिलाल उसका इंचार्ज था, यानी कि अगली मौत शायद शांतिलाल की ही आई हुई थी।
लेकिन उसके लिए पहले उसने एक बड़ी अहम तैयारी करनी थी। उसने एक तरीके का आधुनिक भरोसेमंद हथियार मुहैया करना था। रात को विमल गेटवे ऑफ इंडिया के सामने मौजूद था। उस वक्त वो अपने उसी हिप्पी परिधान में था जिसने आज तक हमेशा उसकी रक्षा की थी। वो परिधान था नीली धारियों वाली गोल गले की स्कीवी, रेगमार से रगड़ रगड़ कर जबरन खस्ता हाल की हुई जीन्स से मैच करती हुई नीली जैकेट, जिसकी पीठ पर एक मुट्ठी बंद हाथ इस प्रकार बना हुआ था कि उसकी बीच की उंगली मुट्ठी से बाहर सीधी उठी हुई थी और उसके नीचे अर्धवृत्ताकार शब्दों में लिखा हुआ था अप योर्स। सिर पर क्रिकेट के खिलाड़ियों जैसी टोपी जिसके अग्रभाग में बने वृत्त में आगे को कड़ा हुआ था पीस। गले में पीतल का कंठा जिस पर लिखा था मेक लव नॉट वॉर। आंखों में नीले कॉन्टैक्ट लेंस, नाक की फुंगी पर टिका हुआ तार के फ्रेम वाला बिना नंबर के शीशे वाला चश्मा, मुंह में पाइप, पैरों में मामूली चप्पल। नीलम भी उस वक्त उससे मिलते जुलते लिबास में ही थी। तुम होटल में ही ठहरती तो अच्छा था, वो बोला। मुझे यहाँ मेरे काम का आदमी टकराने में आधी रात भी हो सकती है। होने दो, नीलम जिद भरे स्वर में बोली। खामखा बोर हो जाओगी। गलत, उल्टे होटल में अकेली बोर हो जाऊंगी मैं। यहाँ तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे बेवकूफ़, मेरे साथ रह तो नहीं पाएगी। कोई बात नहीं, और खबरदार जो मुझे बेवकूफ़ कहा। गलती हुई, मैं भूल गया था कि जो हो उसे वो नहीं कहना चाहिए। क्या मतलब? जैसे अंधे को अंधा या काणे को काणा कहना तहजीब के खिलाफ होता है, वैसे बेवकूफ़ को बेवकूफ़। नीलम ने इतनी जोर का एक घूंसा उसकी पीठ में जमाया कि उसके सिर से उसकी टोपी उतरकर उसकी गोद में आ गिरी। क्या कहा था? वो आंखें तरेरते हुए बोली। ज़रा फिर से तो कहना। कुछ नहीं कहा था, विमल टोपी उठाकर दोबारा सिर पर पहनता हुआ बोला। कुछ तो कहा था। अरे कहा ना, कुछ नहीं कहा था। एकाएक विमल उठ खड़ा हुआ। तुम यहीं मरो, मैं उस काम को अंजाम देने की कोशिश करता हूँ जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है। इलाके में लगभग हर तरफ हिप्पी दिखाई दे रहे थे। एक अपेक्षाकृत बड़ा हिप्पी टोला उसे चबूतरे के समुद्र की ओर के भाग में बैठा दिखाई दिया। विमल उनके करीब पहुंचकर ठिठका। उस टोले के सभी हिप्पी विदेशी थे। उनमें लड़कियां भी थी और हर कोई बेहिचक चिलम में या सिगरेट में चरस के कश लगा रहा था। वो कुछ क्षण उनके इर्द गिर्द विचरता रहा, फिर वो उनके एकदम समीप पहुंचा और बड़े सहज भाव से उनके करीब बैठ गया। किसी ने ऐतराज़ नहीं किया। विमल ने अपने पाइप में और तंबाकू भरा और उसे दोबारा सुलगा लिया। वहाँ का वातावरण चरस के धुएं से ऐसा रचा बसा हुआ था कि कोई गौर भी करता तो यही समझता कि विमल भी पाइप में चरस ही पी रहा था। कुछ क्षण विमल समझने की कोशिश करता रहा कि वे क्या बात कर रहे थे, कौन सी जुबान बोल रहे थे। फिर वो भी वार्तालाप में हिस्सा लेने लगा। आरंभ में वार्तालाप में एक आध फिक्रा चिपकाते बाद में वो बाकायदा बतियाने लगा। धीरे धीरे वो उस टोले का ही एक अंग मालूम होने लगा। तब तक एक हिप्पी वाला सरकती उसके इतने करीब आ गई थी कि दोनों के कंधे टकराने लगे थे। वो चरस का सिगरेट पी रही थी। उसकी आंखों में गुलाबी डोरे तैर रहे थे और चेहरे पर नशे की तमतमाहट थी। कुछ क्षण बाद विमल ने बड़े सहज भाव से हाथ बढ़ाकर उसे अपनी एक बाह के घेरे में ले लिया और खींचकर अपने साथ सटा लिया। उसने कोई ऐतराज़ नहीं किया। किसी ने कोई ऐतराज़ नहीं किया। लड़की भरपूर जवान थी, लेकिन उसकी नौजवानी का रोब खाने की जगह विमल को उबकाई आ रही थी। चरस का गंदा बदबूदार धुआं तो वो अपने नथुनों से छोड़ ही रही थी, उसके बाकी जिस्म और कपड़ों में से भी बड़ी नाकाबिले बर्दाश्त बू आ रही थी। उसके बाल धूल भरे और उलझे हुए थे और गर्दन पर जमी मैल की परतें साफ दिखाई दे रही थी। यू हाई? एक लड़की बोली। यस, विमल बोला। वेरी, देन लेट्स मेक द सीन। वेयर? उसने हाथ उठाकर समुद्र की तरफ इशारा कर दिया। ये? विमल ने टोले की बाकी लोगों की तरफ संकेत किया। तुम्हारे साथी हैं? हाँ। ये भी हमारे साथ होंगे? नॉनसेंस, वो मुंह बिगाड़ कर बोली। ये ऐतराज़ नहीं करेंगे? जवाब में एक इतनी गंदी गाली की सूरत में लड़की ने अपने साथियों के प्रति अपने ख्यालात का इजहार किया कि विमल सन्नाटे में आ गया। उठो, फिर लड़की ने आदेश दिया। विमल उठ खड़ा हुआ। वो भी उठी। वो इस प्रकार विमल के साथ लिपट गई कि उसके जिस्म का 3/4 भार विमल पर था। वे चबूतरे की सीढ़ियों की तरफ बढ़े, जहाँ की छोटी बड़ी कई मोटर बोटें लगी खड़ी दिखाई दे रही थी। लड़की के साथियों ने न केवल ऐतराज़ नहीं किया, बल्कि विमल को तो यूँ लगा कि किसी को इस बात की तरफ तवज्जो तक नहीं थी कि वे दोनों वहाँ से उठकर चल दिए थे। तुम्हारा नाम क्या है? सीढ़ियाँ उतरती हुई लड़की बोली। जॉनी, विमल बोला। मेरा नाम सोफिया है। हेलो सोफिया। हेलो जॉनी। एक नशेड़ी हिप्पी का दूसरे नशेड़ी हिप्पी से रिश्ता कायम करने के लिए इतना परिचय दुनिया के ऐसे किसी भी कोने में काफ़ी था जहाँ की वो इंसानों से मिलती जुलती हैवानी नस्ल पाई जाती थी। वे एक मोटर बोट में सवार हो गए। सोफिया ने समुद्र की तरफ इशारा किया तो ड्राइवर ने तुरंत मोटर बोट का इंजन चालू कर दिया।
अगले ही क्षण वो किनारे से हटकर समुद्र की छाती पर दौड़ चली। आसमान सितारों से भरा हुआ था। सितारों के बीच टूटी हुई चूड़ी जैसी चांद की एक अर्धवृत्ताकार लकीर दिखाई दे रही थी। वातावरण में नीम अंधेरा था। सोफिया विमल की गोद में लेट गई। उसका एक हाथ विमल के शरीर पर पता नहीं कहाँ कहाँ दस्तक देने लगा। मोटरबोट किनारे से काफ़ी दूर निकल आई तो फोर्ट एरिया की चमकीली रोशनियाँ उस तक पहुँचनी बंद हो गई। नशे की तरंग में सोफिया विमल के साथ बेहद शैतानी हरकतें करने लगी। विमल ने घबराकर ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर का पूरा ध्यान ड्राइविंग की तरफ था। शायद उसे हिप्पियों की ऐसी हरकतों की आदत थी और वो उन्हें देखता देखता बोर हो चुका था। अब उसने रफ्तार घटा दी। सोफिया अपना चरस का सिगरेट कप का समुद्र में फेंक चुकी थी। विमल का पाइप भी बुझ चुका था। काफ़ी देर बाद सोफिया ने विमल की गोद से सिर उठाया। यू आर गुड, उसने विमल को सर्टिफिकेट दिया। थैंक यू, विमल बोला। यू आर ऑलमोस्ट ग्रेट, आई लाइक यू। थैंक्स अगेन। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं कार्लोस को छोड़ सकती हूँ। कार्लोस कौन है? मेरा साथी, मेरा स्टैडी। तुम उसे क्यों छोड़ना चाहती हो? इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद आ गया हूँ। इसलिए भी और इसलिए भी क्योंकि मैं उससे बोर हो चुकी हूँ। बोर क्यों हो चुकी हो? क्योंकि वो भी मुझसे बोर हो चुका है। ओह, यानी कि तुम कपड़े बदलने की तरह अपना साथी बदलना चाहती हो। क्या? कुछ नहीं। हैव यू मोर ग्रास? उसने चरस के लिए इस्तेमाल होने वाली हिप्पियों में प्रचलित शब्द का इस्तेमाल करते हुए उससे चरस के बारे में पूछा। विमल ने इनकार में सिर हिला दिया। इस वक्त नहीं है या है ही नहीं? सोफिया ने पूछा। है तो सही, लेकिन बहुत कम। और कहाँ से हासिल करोगे? पता नहीं, हमारे टोले में ग्रास की शॉर्टेज है। तो फिर क्या हुआ, और ख़रीद लो। मनी। उसने एक उंगली और अंगूठे से यूं एक्शन किया जैसे कोई सिक्का उछाल रही हो। मनी की भी शॉर्टेज है? ओह, कार्लोस के पास कुछ कीमती सामान है जिसे वो बेचना चाहता है। उसके बाद हमारा गोवा चले जाने का इरादा है। वहाँ ग्रास सस्ती मिलती है, आसानी से मिलती है, और वहाँ हमें अपने वतन के भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। जिस टोले में तुम बैठी थी उसमें लोग तुम्हारे वतन के नहीं हैं ना, वे सब अमेरिकन, ब्रिटिश और स्वीडिश हैं। मैं और कार्लोस इटालियन हैं। आई सी, तुम इंडियन हो। लोकल लोगों को तुम आसानी से डील कर सकते हो। तुम कार्लोस का कुछ कीमती सामान बिकवा सकते हो। क्या कीमती सामान? कैमरा, टेप रिकॉर्डर जैसी कई आइटम हैं। एक रिवॉल्वर भी है। सुना है बम्बई में हथियार तो बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे दामों में बिक जाता है। वही अकेला आइटम बिक जाए तो हमारा काफ़ी काम बन जाए, और मेरा तो सारा काम बन जाए। विमल मन ही मन बोला। एक तरीके के हथियार की ज़रूरत ही विमल को अपोलो बंदर पर लाई थी। उसे उम्मीद थी कि हथियार की सूंघ में उसे हिप्पियों में खूब भटकना पड़ेगा, लेकिन वहाँ तो पहली ही बार में काम बनता दिखाई दे रहा था। वैसे विमल मन ही मन संतुष्ट था कि उसने सही सोचा था कि उसका वो काम किसी विलायती हिप्पी के माध्यम से ज़्यादा सहूलियत से और बिना किसी खतरे में पड़े हो सकता था। वैसे भी सोफिया कह रही थी, वही एक आइटम है जो हमारे लिए बेकार है। कार्लोस ने उसे खुद बेचने की कोशिश नहीं की? विमल बोला। नहीं। क्यों? ही इज़ अफ्रेड, उसे डर लगता है। हमें मालूम हुआ है कि हथियार के मामले में तुम्हारे मुल्क के कायदे कानून बड़े सख्त हैं। कार्लोस रिवॉल्वर बेचने की कोशिश में गिरफ्तार हो सकता है। कार्लोस यहाँ रिवॉल्वर लाने में कामयाब कैसे हो गया? हम नेपाल से तुम्हारे मुल्क में आए थे, बहुत बड़े टोले के साथ। बॉर्डर पर ठीक से तलाशी नहीं हुई थी। होती तो कार्लोस गिरफ्तार हो जाता। नहीं, उधर ऐसा रूल नहीं है। वहाँ या तो उसकी रिवॉल्वर जब्त कर ली जाती और या उसे वापस भेज दिया जाता। विमल खामोश रहा। वो चाहता था कि इस बारे में अधिकतर बात लड़की खुद ही करे, ताकि बाद में जब वो इसके बारे में कार्लोस को बताती तो कार्लोस को ऐसा लगता कि रिवॉल्वर के मामले में सोफिया ने विमल को साटा था, ना कि विमल ने सोफिया को। जॉनी, सोफिया आशापूर्ण स्वर में बोली, तुम रिवॉल्वर बिकवा सकते हो? विमल ने हिचकिचाने का अभिनय किया। ओह कम ऑन, वो आग्रहपूर्ण स्वर में बोली। बी ए पाल, बी ए स्पोर्ट। रिवॉल्वर कौन सी है? विमल ने हिचकिचाने का अभिनय पूर्ववत बरकरार रखते हुए पूछा। कोल्ट ऑटोमेटिक, 7 राउंड चलती है। बहुत हल्की रिवॉल्वर है, मुश्किल से आधा किलो वजन है उसका। साथ में गोलियां कितनी हैं? 7-7 राउंड की 10 मैगजीन, यानी कि 70 गोलियां। क्या कीमत चाहता है कार्लोस उसकी? तुम्हारे मुल्क की करेंसी में 15,000। विमल हंसा। हंस क्यों रहे हो? वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। वो ब्रिटिश रिवॉल्वर है ना? हाँ, ब्रिटेन में वो मुश्किल से 50 पाउंड में मिलती होगी, यानी कि तकरीबन 1000 रुपये में। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो रिवॉल्वर बहुत महंगी मिलती है, वो व्यग्र भाव से बोली, और बहुत मुश्किल से मिलती है। और फिर पता नहीं वो किस हालत में होगी, पता नहीं वो चलती भी होगी या नहीं। वो एकदम नई है। कार्लोस ने उसे मेरे सामने खरीदा था। उसने उसे अभी तक एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया है। फिर भी 15,000 रुपये बहुत ज़्यादा कीमत है। इतने में उसे कोई नहीं खरीदने वाला। तुम उसे कितने में बिकवा सकते हो? विमल कुछ क्षण सोचने का अभिनय करता रहा,
और फिर ऋणात्मक स्वर में बोला, 3,000 में। 3,000? वो मायूस स्वर में बोली, ये तो बहुत कम है। ये भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इत्तेफाक से मेरी निगाह में इसी वक्त एक ग्राहक है। वो उसे फ़ौरन खरीद लेगा? हाँ, फिर तो हम कल ही गोवा के लिए रवाना हो सकते हैं। विमल खामोश रहा। लेकिन 3,000, वो बोली। कार्लोस नहीं मानेगा। उसका ख्याल है कि रिवॉल्वर 15 में बिक सकती है। उसके ख्याल से क्या होता है? ख्याल आखिर ख्याल होता है और हकीकत हकीकत होती है। तुम उस ग्राहक को 3 से ज़्यादा कीमत के लिए नहीं मना सकते। मैं कोशिश करूँ तो हो सकता है वो 4 दे दे, 12 नहीं। नेवर। सुनो, सोफिया एकाएक कसकर उसके साथ लिपट गई। तुम उसे 10 के लिए मनाओ, लेकिन जॉनी, डू मी दिस फेवर। इन रिटर्न आई विल गिव यू सच अ टाइम ऑफ योर डे यू विल नेवर फॉरगेट। मैं 5 तक कोशिश कर सकता हूँ, विमल यूं बोला जैसे वो लड़की के भीषण अभिसार के वादे से पिघल गया हो। ओह कम ऑन, व्हाई डोंट यू। सुनो, तुम खुद ही क्यों फैसला कर रही हो? तुम कार्लोस से बात तो करो। शायद ये बात उसकी समझ में आ जाए कि 5,000 से ज़्यादा कीमत उसके रिवॉल्वर की नहीं मिल सकती। ये कीमत बहुत कम है तुम्हारी निगाह में। शायद कार्लोस को ये कम ना लगे। सोफिया कुछ क्षण सोचती रही, फिर उसने सहमति में सिर हिला दिया। विमल ने हिंदुस्तानी में मोटरबोट के ड्राइवर को वापस चलने को कहा। जल्दी क्या है? मोटरबोट वापस घूमती पाकर सोफिया बोली। कार्लोस कोई भागा थोड़ी ही जा रहा है। कार्लोस नहीं भागा जा रहा, विमल बोला, लेकिन देर हो जाने पर हो सकता है कि रिवॉल्वर का ग्राहक मुझे आज न मिल पाए। फिर तुम कल गोवा नहीं जा सकोगी। ओह। मोटरबोट किनारे की तरफ बढ़ने लगी। सोफिया उसकी गोद में लेटी रही। उसका एक हाथ विमल के जिस्म पर इधर उधर भटकता रहा। विमल ने अपने बुझे हुए पाइप को किश्ती के एक पहलू के साथ ठोक ठोक कर खाली कर दिया और पाइप को जैकेट की जेब में रख लिया। पाइप के सुलगे रहने से किसी को सोच सकता था कि विमल चरस नहीं पी रहा था, जो कि अपने मौजूदा हालात में विमल नहीं चाहता था। मोटरबोट अपोलो बंदर पर गेटवे ऑफ इंडिया के सामने की सीढ़ियों के साथ आ लगी। सोफिया उठी। उसने मोटरबोट में से किनारे पर छलांग लगाई और अपने कपड़े व्यवस्थित करने लगी। विमल ने मोटरबोट के ड्राइवर को 20 रुपये का एक नोट थमा दिया। 100 रुपये दो। ड्राइवर नोट पर निगाह पड़ते ही बोला। विमल ने उसे 20 का एक और नोट थमा दिया। मैंने कहा है 100 रुपये। मैंने सुना है तूने क्या कहा है। विमल एकाएक बड़े कर्कश स्वर में बोला। भूतनीदा, तेरी अम्मा ही विलायती है, बाप हिंदुस्तानी है, तेरा ही भाईबंद। ड्राइवर फिर न बोला। विमल भी किनारे पर कूद गया। सोफिया के साथियों को वे जहाँ छोड़कर गए थे वे वहीं बैठे हुए थे और अभी भी किसी अनजाने विषय पर यूं बहस कर रहे थे जैसे कोई फैसला न होने की सूरत में वे कयामत के दिन तक वहीं बैठे रहने का इरादा रखते थे और उनके लिए कयामत तो उनका नशा टूटते ही आ सकती थी। विमल और सोफिया टोले के समीप पहुंचे। तुरंत सोफिया उससे अलग हुई और जल्दी से बकरे जैसी दाढ़ी वाले एक मैले कुचैले हिप्पी के पास पहुंची। उसने हिप्पी को बाँह पकड़कर उठाया और उसे टोले से थोड़ा परे ले गई। विमल समझ गया कि वही कार्लोस था। सोफिया विमल की तरफ इशारा करके कार्लोस को जल्दी जल्दी कुछ समझाने लगी। विमल ने कनखियों से देखा कि नीलम वहाँ से थोड़ी ही दूर बैठी हुई थी और एकटक उसकी दिशा में देख रही थी। कार्लोस ने संदिग्ध भाव से विमल पर नजर डाली। विमल बेचैनी से पहलू बदलता प्रतीक्षा करता रहा। अंत में कार्लोस ने सहमति में सिर हिलाया और फिर लंबे डग भरता हुआ विमल के पास पहुंचा। उसके बराबर कदम उठाने की कोशिश में सोफिया भी लगभग दौड़ती हुई विमल तक पहुंची। हाय, कार्लोस विमल से बोला। आई एम कार्लोस। हाय, विमल बोला। मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता, वो बोला। मैं जानता हूँ नई नकौर रिवॉल्वर तुम्हारे मुल्क में कम से कम 20,000 रुपये में बिकती है, तो फिर बेच लो। लेकिन कुछ नहीं, विमल सख्ती से बोला। बहस की आदत मुझे भी नहीं। इतनी कीमत में वो रिवॉल्वर बिकती है जो लाइसेंस शुदा हो और जिसके कदम कानूनी तौर पर भारत में पड़े हो। चोरी चकारी का माल ऐसी कीमतों पर नहीं बिकता। वो चोरी चकारी का माल नहीं तो फिर उसे ले जाकर किसी फायर आर्म्स की दुकान पर बेचो। मेरा मतलब है मैंने उसे खरीदा तो नकद रकम खर्च करके है, लेकिन तुम्हारे मुल्क में उसकी एंट्री गैर कानूनी ढंग से हुई है। एग्जैक्टली 5,000 रुपये बहुत कम है। अपना अपना ख्याल है। वो बहुत शानदार रिवॉल्वर है। मुझे तुम्हारी बात पर पूरा भरोसा है। ज़रूर उस पर सोने का वक्र भी लगा हुआ होगा। कार्लोस चुप हो गया। उसने यूं असहाय भाव से सोफिया की तरफ देखा जैसे वो वहाँ से कोई प्रोत्साहन हासिल करने की अपेक्षा कर रहा हो, लेकिन सोफिया के चेहरे पर केवल चिंता और अनिश्चय के भाव थे। लिसन, एकाएक कार्लोस बड़े निर्णयात्मक स्वर में बोला। गेट मी 7,000 और गो टू हेल। 5, 7, नॉट अ पेनी लेस। और वो वहाँ से जाने के लिए वापस घूमा। ओके, विमल जल्दी से बोला। ओके, 7,000 में सौदा पक्का। गुड। मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत ना होती तो मैं 15 से 1 पैसा कम ना लेता। अब रिवॉल्वर दिखाओ। तुम माल दिखाओ। माल तो मुझे ग्राहक के पास से लाना पड़ेगा, तो ले आओ, बल्कि ग्राहक को ही बुला लाओ।
ग्राहक नहीं आएगा। मैं उसे रिवॉल्वर के बारे में बताऊंगा। अगर उसकी तसल्ली हो गई तो 7,000 रुपये वो मुझे दे देगा, और अगर तसल्ली ना हुई, मेरी तसल्ली हो गई तो उसकी भी हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है। कहीं तुम ही तो ग्राहक नहीं हो? मैं रिवॉल्वर का क्या करूँगा? विमल उपहासपूर्ण स्वर में बोला। चलो। कहाँ? मेरे होटल के कमरे में। ठीक है। वे वहाँ से रवाना हुए। तो दोस्तों, ये था विमल का इंसाफ नॉवल का पार्ट 4। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।